आप सभी का पुनः मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है आपकी वो आपकी जो है यूपी टेट अपर प्राइमरी यानी यूपी टेट जूनियर एग्जाम 2025-26 के मद्देनज़र ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम लोग सामाजिक अध्ययन विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपके 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यदि हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल से जो है देखा जाए तो मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपका बनता है। साथियों, भूगोल के ऊपर इसके पहले हमने 2 वीडियो बना रखी है। पहली वीडियो के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे पृथ्वी एवं पृथ्वी की दैनिक गतियों को लेकर के था। जो दूसरी वीडियो बनी साथियों वो थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों को लेकर के। ये साथियों भूगोल की आपकी तीसरी वीडियो है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखिएगा, जो भी विगत एग्जाम हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ज्वालामुखी से हर हाल में क्वेश्चन बनाए हैं। इस वीडियो की खासियत होगी, जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप देखे होंगे कि सिर्फ उसी की बात हम लोग करते हैं, या तो वो बिल्कुल आपका 10 साल के अंतर्गत या जितनी परीक्षाएं हुई उनमें या तो उस टाइप के क्वेश्चन दोहराए गए हैं और साथ में जो है ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना पे बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में कोई उलझुल बात नहीं होगी, एकदम बिल्कुल यूनिक कंटेंट है और जो एग्जाम में बार बार दोहराए गए हैं या जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है केवल हम लोग उसी पे बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। साथियों, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो साथियों, जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं कि टॉपिक आपका जो है ज्वालामुखी लिया गया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में हम लोगों को जान लेना है। देखिए, जो ज्वालामुखी होता है एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र या दरार होता है जो पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो जो पिघले हुए पदार्थ हैं, वे पिघले हुए पदार्थ लावा के रूप में, राख के रूप में, जल या वाष्प के रूप में क्या करते हैं, उस प्राकृतिक छिद्र से या दरार से निकलते रहते हैं। तो यही जो आपकी घटना है या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए क्या है, भूपटल पर स्थित वह प्राकृतिक छेद या दरार जिनसे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, भाप या अन्य गैसें निकलती रहती हैं, ज्वालामुखी। देखिए ये तो रहा एक जो है इसका जो है ज्वालामुखी है क्या चीज़। लेकिन अब इसके बाद जो चर्चा करेंगे हम लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ है आपका क्रेटर। क्रेटर भी बहुत ज़्यादा दोहराया गया है कि आखिरकार क्रेटर होता क्या है। तो देखिए जो क्रेटर है ना, जैसे ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग जो प्याले नुमा संरचना होती है, यानी ज्वालामुखी का जो उद्गार वाला जो ऊपरी भाग होता है, जो प्याले नुमा जिसकी संरचना होती है, वही आपका जो है या जो कप के आकार, प्याले नुमा या कप के आकार की जो संरचना होती है ज्वालामुखी के ऊपरी भाग की, वही हमारा जो है क्रेटर कहलाता है। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत में पाए जाने वाली क्रेटर झील या उसे काल्डेरा झील क्यों बोला, ये सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। देखिए यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का यह ऊपरी हिस्सा है जहाँ से जो है लावा, राख, गैसें, वाष्प सब निकल रहे हैं। तो ये जो कप के आकार की संरचना है इसी को क्रेटर बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं सिंडर क्या है। देखिए सिंडर का मतलब ये है कि देखिए यहाँ से क्रेटर है और ये ज्वालामुखी का मुख है। अब यहाँ से तमाम लावा हो गया, जो लावा होता है तो यहाँ से लावा निकलते रहते हैं। तो अब जो लावा निकलता है वो गर्म लावा निकलता है और गर्म लावा तुरंत बाहर निकल करके वो अतिशीघ्र ठंडा होकर के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लावा का ठंडा जो गर्म लावा है अतिशीघ्र ठंडा होकर के जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो कन्वर्ट हो जाता है, वह छोटा छोटा टुकड़ा ही जो है लावा का, वह आपका क्या कहलाता है, सिंडर। तो ये ध्यान में रखना है कि सिंडर क्या होता है, यानी जो है लावे का, गर्म लावे का जो ठंडे जो छोटे छोटे टुकड़े बन करके जो बिल्कुल चारों तरफ कलेक्ट होते रहते हैं, वही तो सिंडर है। तो चलिए सिंडर की जानकारी हो गई। अब बात करते हैं कि जो हमारा ज्वालामुखी है पूरे विश्व में वह कौन सा स्थल है जहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी उस एरिया में पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, विश्व के प्रमुख सक्रिय जितने भी प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, वह अधिकांशतः आप देखिएगा तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, यानी प्रशांत महासागर का जो तटीय भाग है दोनों तरफ वाला, तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस प्रशांत महासागर की जो ये परिमेखला है यानी जो यह तटीय एरिया है उसे अग्निवलय के रूप में जाना जाता है। तो कभी कभी पूछा है अग्निवलय क्या है, तो जो अग्निवलय है वो प्रशांत महासागर की जो परिमेखला है जहाँ से ज्वालामुखी ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं
मतलब वहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के या आज भी वो सक्रिय अवस्था में है, तो उसे ही अग्नि वलय का नाम दिया गया। अब आगे देखिए आता है कि पूरे विश्व में देखा जाए तो कौन कौन से महाद्वीप हैं जहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी। तो देखिए यदि बात की जाए सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो आपके कहाँ पर है, तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो आपको देखने को मिलेगा वो अमेरिका में मिलेगा, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका। तो अमेरिका महाद्वीप में और आपको एशिया महाद्वीप, ये दो ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ आपको ज्वालामुखी जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं इन दो महाद्वीपों में, यानी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब प्रश्न यहाँ से बना है, आया है, पूछा गया है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी आपके नहीं पाए जाते हैं। ये बार बार दोहराया जाता है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। आगे अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे काल्डेरा की। अब देखिए आप क्रेटर जान गए, सिंडर जान गए, अब काल्डेरा क्या है। देखिए जो क्रेटर का, जो आपका क्रेटर जिसको आपने अभी जाना कि जो ज्वालामुखी के ऊपर का जो प्याले नुमा या कप नुमा जो संरचना होती है वही आपका क्रेटर है। और उसी का जब बहुत बड़ा रूप हो जाता है, वह बहुत बड़े रूप में जब हो जाती है तो क्रेटर का जो बड़ा रूप होता है वो आपका जो है क्या कहलाता है, काल्डेरा। अब काल्डेरा देखिए भारत में प्रमुख काल्डेरा झीलें या क्रेटर, चूंकि क्रेटर का ही बड़ा रूप काल्डेरा है तो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में पाए जाने वाली क्रेटर झील है। अब 4 झीलों का नाम देगा, आप जानते रहेंगे तो कर पाइएगा। तो देखिए भारत में जो पाए जाने वाली 4 जो प्रमुख के जो क्रेटर झीलें हैं वो 2, जैसे एक आपका पुष्कर झील है, तो जो पुष्कर झील है वो आपकी क्रेटर झील मानी जाती है। जैसे कहने का मतलब ये कि कभी वहाँ पे ज्वालामुखी काफ़ी सक्रिय रहा होगा, धीरे धीरे वो जो है खाली हो गया, अब बिल्कुल निष्क्रिय के साथ साथ वो मृत अवस्था में चला गया। अब बिल्कुल वो प्याले नुमा बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, वहाँ पानी भर गया, अब वो हमेशा हमेशा के लिए झील हो गया। तो ये क्रेटर झीलों का रूप होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार झील आपकी जो है महाराष्ट्र में के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह आपकी क्रेटर झील है, या इसे आपका जो है आपकी काल्डेरा झील भी कह सकता है, खास करके क्रेटर झील। तो ये क्लियर हो गया कि भारत में पाए जाने वाली क्रेटर झीलें कौन कौन है, पुष्कर झील है और आपकी लोनार झील। आगे चर्चा कर लेते हैं हम लोग गीजर या गेसर। तो देखिए कभी गीजर या गेसर दोनों एक ही चीज़ है, गीजर बोला जाए या गेसर बोला जाए, ये क्या चीज़ है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है गीजर, देखिए गीजर में पानी जो गर्म होकर के जो है फव्वारे के माध्यम से जो है गर्म आपको पानी का फव्वारा देता है। तो गीजर का मतलब वही है आपका कि गीजर क्या है। तो देखिए कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि उनका जो लावा है वो मलबा या लावा अब समाप्त हो गया। अब वहाँ से उस ज्वालामुखी से क्या निकलते हैं, गर्म जल की वाष्पें निकलती हैं, यानी गर्म जल की जो फव्वारे हैं वो अनवरत निकलते रहते हैं। तो जो इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं तो उन्हें आपका जो है गीजर बोला जाता है। जैसे बराबर जो है गर्म पानी जो है फव्वारा निकलता रहता है। तो इस तरीके का जो उदाहरण स्वरूप है आज भी वो मौजूद है। तो आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो जो अमेरिका का ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क में स्थित है आपका ओल्ड फेथफुल गीजर। उस ज्वालामुखी का नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। वहाँ से केवल गर्म वाष्पें निकलती हैं, यानी गर्म पानी का फव्वारा बराबर जो है चलता रहता है। लेकिन वो ये झरने से अलग है, उसे झरना नहीं बोल सकते, वो आपका ज्वालामुखी ही है। तो ठीक है, तो ऐसे ज्वालामुखी को गीजर या गेसर, तो गीजर या गेसर का उदाहरण पूछेगा तो आपको यही बताना है ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पार्क में स्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे है आपका धुआंरे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धुआंरे का मतलब धुआं यानी धुंध। तो देखिए कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जब वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद उनको जो है बाहर निकलने के लिए केवल उनके पास लावा या आपका राख नहीं बचता है, बल्कि वे जो है अंतिम अवस्था में गैस एवं जलवाष्प का फव्वारा
बाहर करते हैं, या तो जलवाष्प निकलेगी या तो गैसें निकलेंगी। तो ये आपस में संयुक्त रूप से मिल करके धुआं का रूप, वाष्प पूरा धुंध टाइप का बना देती हैं। तो इसीलिए इसे जो है धुआंरे का नाम दिया गया। यानी जब अंतिम अवस्था में गैस एवं जलवाष्प का निकलना ही ज्वालामुखी से आपका धुआंरा होता है। तो इस तरीके का धुआंरा वाला जो ज्वालामुखी को, उसका उदाहरण कहाँ पे है, यह भी बहुत यूनिक है, पूछा जाता है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का स्टेट में, तो जो अलास्का स्टेट है या जो देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का, तो अलास्का में कटमई पर्वत है। तो अलास्का के कटमई पर्वत पर हजारों धुआरों की घाटी के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये अलास्का का कटमई पर्वत है, वहीं पर स्थित है, हजारों धुआरों की घाटी बोला जाता है उसे। तो वहीं पर ये ज्वालामुखी इस टाइप के धुआंरे वहाँ पे स्थित हैं, बराबर धुंध बना रहता है, धुआं धुआं टाइप का उस पहाड़ी पे चारों, इसीलिए इसे हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। लेकिन इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और है आपका, वो है ईरान में। ईरान का एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोह सुल्तान, यह भी धुआंरा है। यानी कोह सुल्तान जो ज्वालामुखी है एक धुआंरे का एग्जाम्पल है। पूछा भी जाता है कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश का है, तो आपको याद रखना है ईरान का। अब थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारत की। देखिए यदि भारत में बात की जाए तो भारत में जो ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है, वो कहाँ पर स्थित है। देखिए जो भारत में स्थित ज्वालामुखी है, पहली बात तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। उसका नाम क्या है, बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप ज्वालामुखी या बैरन ज्वालामुखी, और एक है आपका नारकोडम। तो जो दो और वो सक्रिय हैं, आज भी सक्रिय अवस्था में है, आज भी वहां से जो है उद्गार हो रहे हैं। तो भारत में जो स्थित जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय अवस्था में है, उस और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और उसका नाम क्या है, ये दो हैं आपके, एक है आपका नारकोडम और दूसरा है आपका बैरन। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी या नारकोडम द्वीप ज्वाला या नारकोडम ज्वालामुखी, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है यदि भारत का पूछेगा तब। अब चलिए बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकारों की। तो देखिए जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं ना, वो देखा जाए तो उनका जो प्रकार होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरा आपका जो है आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक आपके होते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी से आशय है कि वे अब उनका कभी भी भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। सक्रिय का मतलब समझ रहे हैं, आज भी बिल्कुल आज के डेट में भी वो बिल्कुल एक्टिव अवस्था में है। और एक जो प्रसुप्त होता है उनका ये होता है कि वहाँ से भविष्य में बहुत पहले उद्गार देखा गया, लेकिन 2500 सालों से या 2-4-500 साल से अब वहाँ पे कोई उद्गार देखने को नहीं मिल रहा है। यानी वो बिल्कुल सोई हुई अवस्था में पड़े हैं, लेकिन कभी भी जागृत हो सकते हैं। प्रसुप्त वाला कभी भी जागृत हो सकता है। अब जो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं उसकी बात करना है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या पूरे दुनिया में की जाए तो लगभग 500 से ज़्यादा है ऐसे, लेकिन हम लोग प्रमुख की चर्चा करेंगे जो पूछता है परीक्षा में। देखिए इटली में जो है आपके 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक आपका एटना है, एक आपका स्ट्राम्बोली है। यानी एटना और स्ट्राम्बोली ये दोनों इटली के हैं, ठीक है, इटली देश के हैं, इटली में स्थित हैं। कहाँ स्थित है बता रहे हैं। अभी देखिए मैक्सिको का जो है एक ज्वालामुखी जो बहुत सक्रिय है उसका नाम है आपका कोलिमा। तो लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। देखिए स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों बोला जाता है, जब भी कोई जलयान भूमध्य सागर से गुजरता है, यदि वो स्ट्राम्बोली के आसपास से बहुत दूर ही रहता है, तभी जो है स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वहाँ से गैस प्रज्वलित होती रहती है, वो बहुत दूर से ही दिखाई दे देता है, जिससे जो है पता चल जाता है कि यह इटली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। तो ये जो है इसीलिए इसे भूमध्य सागर और बहुत दूर तक इसका प्रकाश दिखाई देता है, इसीलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है। और यहाँ का एक और है आपका एटना, ठीक है, नाम से इस इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। आगे विश्व का देखिए विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है और कहाँ स्थित है, तो नाम है उसका कियालू, और ये स्थित कहाँ है आपका हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई द्वीप है, वहाँ पे कियालू ज्वालामुखी है जो बहुत विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। आगे आते हैं हम लोग जो प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, जो बिल्कुल आज के डेट में शांत पड़े हैं लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रमुख है
वो है आपका विसुवियस। विसुवियस जो है इटली का है और यह भी भूमध्य सागर में स्थित है। देखा जाए तो एटना, स्ट्राम्बोली और विसुवियस ये तीनों इटली राज्य, इटली ही देश के हैं और तीनों देखा ये दो सक्रिय में है और यह प्रसुप्त अवस्था में पड़ा है। विसुवियस आगे है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा भी गया है यूपी टेट एग्जाम में कई बार कि फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो किस देश का है। तो देखिए फ्यूजियामा जापान का, जापान के ज्वालामुखी का नाम क्या है, फ्यूजियामा। और मेयान भी पूछा गया है, मेयान आपका कहाँ का ज्वालामुखी है, फिलीपींस का। तो ये मेयान फिलीपींस का है, फ्यूजियामा जापान का है और विसुवियस आपका इटली का है। तो ये तो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। आगे हम लोग देख लेते हैं शांत ज्वालामुखी जो बिल्कुल डेड पड़े हैं और कई सालों से यहाँ पर जो है कोई इनका उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में आपका है कोह सुल्तान, जिसको आपने धुआंरा बोला। अब धुआंरा का मतलब ये कि बिल्कुल डेड हो चला है, धुआं वाष्प निकल रहा है, अब बिल्कुल धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो एक कोह सुल्तान और देवबंद, ये ईरान के दो ज्वालामुखी हैं, याद रखना है आपको। लेकिन दोनों जो ईरान वाले हैं कोह सुल्तान और देवबंद, ये बिल्कुल आपके मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आते हैं। अब एक देखिए माउंट पोपा, बहुत ज़्यादा पूछा गया है पोपा, या तो पोपा देगा या माउंट पोपा देगा। तो पोपा देगा चाहे माउंट पोपा देगा, यह जो है म्यांमार, आपका जो म्यांमार है वहाँ का ज्वालामुखी है। तो म्यांमार के ज्वालामुखी का नाम माउंट पोपा या पोपा है। अब देखिए किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे है चिम्बराजो और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका स्थित है। तो ये जितने आपके हैं कोहबंद, देव सुल्तान, माउंट पोपा, किलिमंजारो, चिम्बराजो, ये आपके जो है शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आते हैं, मृत। अब थोड़ी बात कर लेते हैं दो तीन प्रमुख क्वेश्चनों की। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करेगा तो आपका है कोटापैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, उतनी बहुत ज़्यादा हाइट पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो आज भी सक्रिय है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो। यानी ओजस डेल सलाडो ये स्थित कहाँ है, ये दक्षिण, अब देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका, यानी ये स्थित है आपका दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन अर्जेंटीना एवं चिली राज्य की सीमा पे, अर्जेंटीना और चिली राज्य की सीमा पर स्थित है ओजस डेल सलाडो और ये है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी है। अब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, यानी एकदम बिल्कुल मृत ज्वालामुखी है, शांत है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है शांत ज्वालामुखी, तो वो आपका है एंकांग गुआ। ये एंकांग गुआ जो ज्वालामुखी है यह एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बिल्कुल शांत अवस्था में, डेड अवस्था में पड़ा हुआ है। एक ज्वालामुखी छूट जाता है, वो है आपका किलिमंजारो। तो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है यह तंजानिया देश का है। तो खास करके जापान का फ्यूजियामा, कोहबंद आपका, ये जो है आपके यहाँ वाले, ये जो ज्वालामुखी आपके हैं ईरान के दो, ये तैयार रखना है। माउंट पोपा को याद रखना है, खास करके स्ट्राम्बोली को याद रखना है, धुआंरा, और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्रेटर पूछता है बहुत बार, शिंडर, और खास करके क्रेटर, झीलें, गीजर, और ये सारे। और कौन ऐसा देश है जहाँ पे एक भी, कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों इस तरीके से ये जो है अपने आप में एक बिल्कुल ज्वालामुखी की कंप्लीट वीडियो है और कहीं से भी क्वेश्चन, हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे सब इसमें इंक्लूड हैं, जो पूछे जाने की भी संभावना है, कहीं से घुमा के भी पूछेगा, तो साथियों इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा यूपी टेट एग्जाम में। साथियों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। साथियों पसंद आए तो कम से कम अपने करीबी लोगों के बीच, अपने साथियों के बीच वीडियो को साथियों शेयर करने का काम करिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी जो है विगत बहुत सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के बाद तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उस पर काम साथियों करता हूं। तो आपका इसके ऊपर एक प्यारा सा कमेंट बनता है। साथियों अपना एक कमेंट दीजिए कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, ये कितना उपयुक्त है, नहीं उपयुक्त है, इसको आप बताइए साथियों। और यदि अभी भी आप नए हैं, आपने अभी भी लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों अपना लाइक दीजिए, कमेंट करिए। साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।